प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जहां 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। 11 महीनों के भीतर 7 सीटों पर फिर से हो रहा है इलेक्शन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। 5 साल में 89% उपचुनाव बीजेपी पार्टी हारी है। उपचुनाव के नतीजे प्रदेश की सियासत की दिशा और दशा अब तय करेंगे। साथ ही साथ ये उपचुनाव होने हैं, नतीजे सरकार के कामकाज पर जनता की मोहर के तौर पर देखे जाएंगे। 7 में से 2 सीटें एसटी पे आरक्षित हैं। तारीखों के ऐलान के बाद ही अब 7 सीटों पर आचार संहिता भी लग गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ सुरेंद्र सोनी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी? तारीखों का ऐलान हो गया है उपचुनावों को लेकर, किस तरह से समीकरण बैठने वाले हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो देखे जाएंगे? सुरेंद्र, आवाज आ रही है? हाँ, पहुंच रही है, आवाज पहुंच रही है। बताएं, सवाल करें। सुरेंद्र, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अगर हम उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है चुनाव आयोग की ओर से, और अब समीकरण किससे बैठेंगे इसको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसा कि बताया गया कि वापस से इस पे उपचुनाव होने हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से, चाहे वो सीट खाली हुई हो या रामगढ़ सीट की अगर हम बात करते हैं तो जुबेर खान का निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। किस तरह के समीकरण आप देखते हैं? बिल्कुल हर्षदा, देखिए सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए कि ये आज 11 महीनों के अंदर जो है वो दोबारा से इलेक्शन हो रहे हैं और 7 सीटों पर लगभग जो है वो उपचुनाव होने हैं। अब उपचुनाव को लेकर के जो है वो चुनाव आयोग ने अपनी पूरा कैलेंडर जारी कर दिया। पहले बता दूं कि 23 नवंबर को जो है वो इसके रिजल्ट आएंगे और 13 नवंबर को एक साथ इन 7 सीटों पर जो है वो चुनाव होंगे। 18 अक्टूबर को जो है वो नामांकन की शुरुआत होगी और नामांकन की आखिरी तारीख जो है वो 25 अक्टूबर है। इसके बाद नामांकनों की जो कूटनी होनी है, यानी कि जो चटनी होनी है, जो प्रत्याशी होंगे, चाहे वो निर्दलीय होंगे, पार्टी से होंगे या बागी होंगे, वो अपना नामांकन 28 अक्टूबर तक वापस ले सकते हैं। और 13 तारीख को यानी कि 13 नवंबर को मतदान होना है। देखिए कि झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खींसर, 84, तलुम्बर और रामगढ़ यानी कि 7 सीटों पर जो है वो उपचुनाव होने हैं। लगातार देखिए कि राजस्थान में 7 सीटों के उपचुनाव को लेकर के लगातार सियासी बवंडर मचा हुआ था, जो अब पूरी तरीके से हर जगह इसका जो है वो पटाक्षेप पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है। देखिए कि 5 सीटें तो पहले से ही जो है वो कांग्रेस के खाते में थी। देखिए कि अगर हम उपचुनाव का अगर हम समीकरण देखें तो लगभग 89% अगर देखा जाए 2014 से लेकर के 2024 तक जितने भी तमाम उपचुनाव हुए हैं, इन उपचुनावों में जो है वो कांग्रेस का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। लेकिन इस बार देखिए कि बीजेपी किस तरीके से इन 7 सीटों पर कब्जा जमाएगी, क्या रणनीति बनाई है। हालांकि अभी कोर कमेटी की जब मीटिंग हुई थी उसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, विजय राहटकर, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मदन राठौड़ के अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने कोर कमेटी की बैठक ली थी 2 दिन पहले। देखिए कि जब कोर कमेटी की बैठक ली गई है तो निश्चित तौर पर एक सीट पर 3-3 उम्मीदवारों को यहाँ पर रिजर्व रखा गया है, यानी कि एक सीट पर 3 उम्मीदवारों का चयन होगा और चयन होने के बाद टिकट किस मसले पर दिया जाएगा, क्या टिकट जातिगत होगा या फिर टिकट पार्टी उसका किस कैंडिडेट पर दाव खेलेगी। हालांकि पार्टी जिस तरीके से हर्षदा देखा गया है कि वो विधानसभा के चुनाव रहे हो या फिर लोकसभा के रहे हो, पार्टी ने हमेशा से जो है वो जो हारे हुए प्रत्याशी है उन पर भी दाव खेला है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर देखिए कि लगातार किरोड़ी लाल मीणा की अगर मैं बात करूं तो किरोड़ी लाल मीणा भी लगातार विधानसभा चुनाव से लेकर के लोकसभा और लोकसभा के बाद में उपचुनाव को लेकर के उनके भाई जगमोहन मीणा को टिकट को लेकर के काफी उन्होंने बवंडर भी मचाया था। तो निश्चित तौर पर अगर मैं एक सीट का अगर मैं बात करूं या समीकरण अगर बिठाऊं तो कुल मिलाकर के ये कि यहाँ पर बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति हो जाएगी। सुरेंद्र, एक सीट को लेकर भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। अगर हम झुंझुनू सीट की बात करते हैं, वहाँ भी उपचुनाव होना है। झुंझुनू सीट देखिए कांग्रेस की जो परंपरागत सीट वो मानी जाती है, और इस सीट पर जो झुंझुनू सीट है इस बार चुनावों से कांग्रेस जीत भी रही है। इस सीट को लेकर क्या समीकरण बैठते हैं? क्योंकि आपको बताया जो कांग्रेस के विधायक है बृजेंद्र ओला, वो अब संसद पहुंच चुके हैं, सीट खाली हुई है, तो उपचुनाव में किसको उम्मीदवार बनाया जा सकता है कांग्रेस पार्टी की ओर से?
देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं झुंझुनू की, तो हमेशा से देखिए कि वहां पर ओला परिवार का एक खासा दबदबा नजर आता है हर्षदा। अभी देखिए कि विजेंद्र ओला जो हैं वो इससे पहले विधायक थे, इसके बाद उनको वापस से मौका दिया लोकसभा में, तो वो सांसद बन गए, तो उसकी वजह से उनकी सीट वहां से वो खाली हो गई। अब अगर मैं बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो देखिए कि लोकसभा में जो है वो देवेंद्र झाझड़िया को इन्होंने टिकट दिया था। हालांकि वहां पर बीजेपी ट्रम्प कार्ड खेलना चाहती थी कि एक ओलंपिक को वहां दे करके, लेकिन वहां पर बीजेपी को मात इसलिए खानी पड़ी क्योंकि देखिए अगर झुंझुनू अगर क्षेत्र अगर हम देखें, शेखावटी क्षेत्र है, काफी एजुकेटेड क्षेत्र है और ज्यादातर जो है वो वहां पर सैनिक परिवार सबसे ज्यादा होते हैं और जाट बाहुल्य क्षेत्र ज्यादा माना जाता है। अब देखिए कि इस तरीके से अगर हम इन चुनावों को अगर हर्षदा अगर हरियाणा के चुनावों से अगर जोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि इन 7 सीटों के उपचुनाव में ने एक सीरियल किलर को पकड़ा है। आरोपी 17 साल इस पर बीजेपी एक नया एक्सपेरिमेंट कर सकती है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उन पर बीजेपी बड़ा दाव खेल सकती है। धमतरी जिले से यहाँ सड़क हादसा एक दाव खेला था कि नॉन जाट, क्योंकि अगर वहाँ पर अगर जाटों की अगर राजनीति होती तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बीजेपी को जीत नहीं मिलती। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक हमारे पार्टी के सूत्र और जो सियासी पंडित कहते हैं, उनका यही कहना है कि अब बीजेपी खास करके, क्योंकि झुंझुनू सीट एक बहुत बड़ी सीट इनके लिए मानी जाएगी, कांग्रेस के लिए भी है और वही बीजेपी के लिए है। बिल्कुल। और सुरेंद्र देखिए, हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद उनके आत्मविश्वास भी उनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी जरूर देखिए काम करेगा। देखिए मैंने अभी वही बात दोहराई थी कि शायद हो सकता है कि, क्योंकि देखिए बीजेपी हमेशा से चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हो चाहे लोकसभा के चुनाव रहे हो, हमेशा से नया एक्सपेरिमेंट करती हुई आई है। ठीक है सुरेंद्र, सुरेंद्र वक्त की कमी रहते है। ठीक है, एक और सीट का जिक्र कर लेते हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला, खीवसर सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है, इसके समीकरण क्या कुछ कहते हैं? देखिए ये बिल्कुल आपका सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है हर्षदा। देखिए कि जो खीवसर सीट है ये जो है वो वहाँ पर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। तो देखिए कि वहाँ से हनुमान बेनीवाल हमेशा से जो राजनीति करते हैं वो 36 कौम को साधने वाली राजनीति। अभी लगातार देखिए कि राजस्थान की अगर हम बात करें तो भी हनुमान बेनीवाल लगातार कांग्रेस पर भी हमलावर हो रहे हैं, बीजेपी पर भी हमलावर हो रहे हैं। तो वहाँ पर शायद हो सकता है कि वो अपनी पत्नी उनको मौका यहाँ पर दिया जा सकता है, क्योंकि आरएलपी जिस तरीके से पूरे राजस्थान में अपना इतना वर्चस्व नहीं बढ़ा पाई जितना बीटीपी की अगर हम बात करें। देखिए बीटीपी सीट भी हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो कि डूंगरपुर की 84 सीट है। अब बीटीपी देखिए कि बीटीपी का वर्तमान की अगर स्थिति देखें, आरएलपी और बीटीपी का अगर हम समीकरण देखें हर्षदा, तो यहाँ पर बीटीपी का पलड़ा काफी भारी नजर आता है। हालांकि हम ये त्रिकोणीय मुकाबला जरूर कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन 7 सीटों पर जो बीटीपी पार्टी है, भारतीय आदिवासी पार्टी, ये भी कहीं न कहीं अपना दमखम दिखाएगी और निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी रणनीति भी तैयार की है। लेकिन अगर आपने खीवसर की है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा और त्रिकोणीय मुकाबले में मुझे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए जो है वो हनुमान बेनीवाल है। सुरेंद्र, अब 84 विधानसभा सीट का बिल्कुल खीवसर पे मुकाबला बहुत दिलचस्प देखा जाएगा। 84 विधानसभा सीट की हम बात करते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अब जो जिताऊ प्रत्याशी हैं उनकी तलाश में दिख रही है, क्योंकि जो राजकुमार रोत हैं वो सांसद बनने के बाद जो उनकी सीट है वहां से खाली हो चुकी है, इसलिए इस पे उपचुनाव कराया जा रहा है। यहाँ क्या समीकरण बैठेंगे? देखिए हर्षदा, अगर मैं राजस्थान आदिवासी अंचल की अगर मैं बात करूं तो भी हाल फिलहाल में जो है वो उनके हत्या केस की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। ई-रिक्शा से ठोकर लगी। 84 सीट अगर बीटीपी अगर जीतती है तो इनके 4 विधायक हो जाएंगे और एक सांसद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये कि अब यहाँ पर चेहरा कौन सा होगा, मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर कांग्रेस से अगर मैं बात करूं तो ताराचंद भगोरा है, इसके अलावा उनके परिवार से हैं, इसके अलावा कांग्रेस के एक प्रधान है, उन पर दाव खेल सकती है कांग्रेस। हालांकि कुल मिलाकर के ये है कि अभी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो मुझे लगता नहीं है कि 7 सीटों पर इस तरीके का कोई यहाँ पर कोई गठबंधन होगा, मुझे लगता नहीं है। क्योंकि अगर गठबंधन अगर होता तो कांग्रेस अब तक जो है वो
बीटीपी से गठबंधन कर चुकी होती, लेकिन अब अच्छा यहाँ है पर कि तीनों ही पार्टियां इंडिविजुअली अपनी तरीके से चुनाव लड़ेगी, चाहे वो भारतीय आदिवासी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी के लिए चेहरे ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर मैं बात करूं तो पूर्व वहाँ के मंत्री है, पूर्व वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे सुशील कटारा, एक चेहरा है। हालांकि उनको विधानसभा में राजकुमार रोज ने ही मात दी थी, क्योंकि वो वहाँ से विधायक चुने गए थे। इसके बाद उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो वो सांसद बन गए। तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये सीट निकालना बहुत, ये मान के चलिए कि बहुत कांटे की टक्कर हो जाएगी। और मुझे लगता नहीं है कि अगर बीजेपी अगर जाति समीकरण अगर साधती है तो भी यहाँ पर एक आदिवासी अंचल में एक अलग माहौल बन चुका है। जिस तरीके से भारतीय आदिवासी पार्टी युवाओं को साधने का प्रयास कर रही है, मुद्दों को भटकाने का प्रयास कर रही है। अभी आप देखिए कि राजस्थान की सियासत में लगातार बयानबाजी का भी दौर चला था। ठीक है सुरेंद्र, रामगढ़ सीट का भी जिक्र कर लेते हैं। रामगढ़ सीट 3 दशकों से माना जा रहा है कि 2 परिवारों का ही राज चलता है इस सीट पर, और अब कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन के बाद क्या कुछ कोई ट्रम्प कार्ड, कोई इमोशनल कार्ड खेला जाएगा? किस तरह के समीकरण इस सीट पर बैठने वाले हैं? क्योंकि 3 दशकों से सिर्फ 2 परिवार ही इस पे विधायक के इलेक्शन में जीत पा रहे हैं। देखिए अर्चना, आपका सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। रामगढ़ की अगर हम सीट बात करें तो जुबेर खान के निधन के बाद देखिए बहुत बार क्या होता है कि पार्टी सहानुभूति को भी एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड बना देती है। हालांकि जुबेर खान का रामगढ़ विधानसभा की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा एक वर्चस्व भी है, और निश्चित तौर पर यहाँ पर हो सकता है कि जुबेर खान के परिवार से कांग्रेस पार्टी किसी को टिकट दे दे तो वहाँ पर सहानुभूति के तौर पर वो सीट निकल सकती है। पहला अगर कारण देखूं, अगर मैं सियासी इसका अगर मैं विश्लेषण करूं तो पहली चीज तो ये सामने आती है। बात रही बीजेपी के लिए, तो अभी देखिए कि भजन सरकार को बने हुए हर्षदा 10 महीने हो चुके हैं। अब सरकार के जो 10 महीने का कार्यकाल है वो जनता देख करके इन उपचुनावों में अपनी मोहर लगाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब 10 महीने के कार्यकाल में जनता को किस तरीके से ये जो तमाम जो प्रभारी बनाए गए हैं, चुनाव प्रभारी, देखिए कि बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर के 1-1.5-2 महीने पहले ही प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। अब जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर के बीजेपी बोल पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। दूसरा सवाल ये हो जाएगा कि किस तरीके से क्या वहाँ पर बीजेपी इस कैंडिडेट को दाव पर खेलेगी, क्या हारे हुए कैंडिडेट को दाव पर उतारेगी, या फिर कोई नया चेहरा ढूंढेगी, या जातिगत समीकरण को सुरेंद्र, इस पूरे समीकरणों से, हर सीट के समीकरणों से क्या ये सच बात है कि भाजपा के लिए, बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन होने वाली है? ये 7 सीटों पर इसी को लेकर कांग्रेस आगे की एक्शन दिशा मोड भी पर आ इससे तय गई है। होगी। 20 अक्टूबर को बिल्कुल हर्षदा, देखिए कि ये जो 7 सीटों के उपचुनाव है निश्चित तौर पर राजस्थान की दिशा और दशा दोनों इसलिए तय करेंगे क्योंकि आगामी चुनावों में नगर निकाय के चुनाव है, पंचायती राज के चुनाव है, तो निश्चित तौर पर ये जो चुनाव है ये एक बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। अगली खबर धमतरी जिले से, यहाँ सड़क हादसे में डीआरजी जवान की मौत हो गई। लेकर के 2024 तक, यानी कि इन 10 सालों में जितने भी उपचुनाव हुए हैं जिसमें से 89% अगर आंकड़ा देखा जाए तो कांग्रेस के पक्ष में रहा है। उपचुनाव पर कांग्रेस का काफी पलड़ा भारी रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अभी हाल ही में बीजेपी को जीत मिली है तो निश्चित तौर पर ये देखना भी लाजमी होगा कि क्या इन 7 सीटों पर ये हरियाणा के चुनाव कितना प्रभाव डालते हैं हर्षदा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि 10 महीने का भजन सरकार का जो कार्यकाल है वो जनता के बीच में किस तरीके से गया। देखिए हालांकि अभी 10 महीनों से लगातार अगर हम कांग्रेस की बात करें तो चाहे वो टीकाराम जूली हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, या फिर सुखविंदर सिंह रंधावा हो, तमाम जो विपक्षी हैं लगातार हमलावर भी हो रहे हैं। अभी हाल ही में देखिए कि लगातार सियासी बयानबाजी हुई थी कि डोटासरा बार बार यही कह रहे थे कि हमने सरकार बनाई थी लेकिन वो सर्कस बन गई। अभी देखिए कि इस वक्त मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जर्मनी के दौरे पर हैं, राजस्थान राइजिंग को ठीक है सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। कुल मिलाकर प्रदेश से ये बड़ी खबर, क्योंकि आपको बता दें 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है।
13 नवंबर को ये चुनाव होने हैं और उसके बाद 23 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे और उसके बाद राजस्थान की यानी कि प्रदेश की दिशा और दशा दोनों तय हो जाएगी, क्योंकि आपको बताएं कि 11 महीनों के भीतर 7 सीटों पर फिर से ये इलेक्शन किया जा रहा है और 5 साल में ऐसा देखा गया है कि 89% उपचुनाव बीजेपी हारी है। कांग्रेस के पक्ष में परिणाम देखे जा रहे हैं, लेकिन इस बार हरियाणा में जिस तरह से भाजपा की जो जीत हुई है उसके बाद पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है, चाहे वो राजस्थान की बात करें या तमाम राज्यों की बात करें, क्योंकि आने वाले समय में नवंबर में झारखंड और महाराष्ट्र के में भी चुनाव होने हैं। तो किस तरह से बीजेपी इन राज्यों में और इन 7 सीटों में जो राजस्थान की उपचुनाव की सीटें हैं इनमें जीत हासिल करती है, किस तरह से रणनीति बनाती है, ये देखना काफी दिलचस्प